जय हिंद साथियों, मैं हितेश बांगड़े। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति। मैंने यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे कि 1857 की क्रांति का स्वरूप, कारण, विस्तार, असफलता के कारण और परिणाम। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। आइए जानते हैं पृष्ठभूमि। जैसा कि 1857 की क्रांति का कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीतियां थी, जो कि 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने के बाद से ही चालू हो गई थी। तो इसके कुछ प्रमुख कारणों में सबसे पहले आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीतियां, उसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये विद्रोह केवल सिर्फ 1857 में हुआ। इसकी जो चिंगारी है वो कई सालों से इसका लावा सुलग रहा था और चिंगारी जो है 1857 में मिली। इस कारण से ये इसके पहले भी कई सारे जनजातीय विद्रोह, जिसमें संथाल, कोल, इसके अलावा किसान विद्रोह, जिनमें मोपला, फरायजी आदि समय समय पर होते रहे। इसके अलावा हम बात करें तो जमींदारों, किसानों, मौलवियों, आदि पर जो ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भी अत्याचार किए जा रहे थे, उन सब की परिणाम, उन सब का होलिस्टिक परिणाम ये हुआ कि 1857 की इतनी बड़ी क्रांति हो पाई। उसके बाद हम बात करें कि और क्या क्या कारण थे, तो इसमें जैसे कि एक आदिवासी विद्रोह भी शामिल था, मार्कर चेंज, आदिवासी विद्रोह भी शामिल था। ये बात कर रहे हैं हम पृष्ठभूमि पर। और जो 1857 की क्रांति हुई, इसमें सैनिक विद्रोह भी था, जिसमें प्रमुख विद्रोह माना जाता है 1806 का बेल्लोर विद्रोह। ये इसकी एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है कि 1857 की क्रांति यकायक नहीं हुई, बल्कि ये पिछले 100 वर्षों के कार्यों का परिणाम है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीयों पर प्रताड़ना की गई थी, जिसमें छोटे मोटे महाराजा, उसके अलावा जमींदार, किसान, आदिवासी, उनकी जमीनों को छीना जा रहा था। उसके अलावा जनजातीय आंदोलन, किसान विद्रोह, सैनिक विद्रोह, सभी धीरे धीरे आगे का परिणाम होकर 1857 की क्रांति हुई। अब हम बात करते हैं मुख्य मुद्दे पर, इसके प्रमुख बिंदुओं पर। स्वरूप, इसका स्वरूप कैसा था? हम बात कर रहे हैं इसके स्वरूप पर। कई सारे विचारकों का मानना है कि ये क्रांति थी, किन्हीं का मानना था यह विद्रोह था, किन्हीं का कहना है यह स्वतंत्रता आंदोलन था, और कई सारे विचारकों का मानना यह था कि ये मात्र सैनिक विद्रोह था, जो कि अंग्रेज विचारकों का मत था कि यह एक सैनिक विद्रोह मात्र है। इसमें ये जो है ये अंग्रेजों द्वारा कहा गया था अधिकतर। उसके अलावा कई भारतीयों ने कहा कि क्रांति है, कई भारतीयों ने कहा विद्रोह है, कई लोगों ने कहा यह एक स्वतंत्रता आंदोलन है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे कि किन किन विचारकों ने क्या क्या कथन कहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कारणों पर। कारण में कई प्रकार के कारण है, जैसे कि
राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक, धार्मिक व सामाजिक के अलावा सैन्य कारण व तात्कालिक कारण। अब हम एक एक बिंदु पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि राजनीतिक कारणों में ऐसे क्या क्या कारण थे जिनके कारण की विद्रोह को इतनी बल मिला। राजनीतिक कारणों में हम देखते हैं कि सबसे पहले रिंग ऑफ फेंस की नीति, रिंग ऑफ फेंस, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक नीति, सहायक संधि, और सबसे ज्यादा आग में घी डालने का काम किया लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति में या डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लेक्स। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति। ये कुछ प्रमुख राजनीतिक कारण थे जिनके कारणों से 1857 के विद्रोह को बल मिला। इसमें एक प्रमुख कारण और भी जोड़ लेते हैं, जो अवध का क्षेत्र था जहां से सबसे ज्यादा जो युवा थे वो सेना में भर्ती होते थे। वहां पे जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, अवध के नवाब को भ्रष्टाचार के आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटा दिया गया था। तो ये भी वहां पे विद्रोह का कारण बना था। और उसके अलावा हम बात करते हैं आर्थिक कारणों की। तो आर्थिक कारण क्या थे कि करों में सबसे पहले वृद्धि कर दी गई, करों में वृद्धि, अकाल में भी करों को वसूला जा रहा था, अकाल में कर वसूली। उसके अलावा क्या किया गया, 3 प्रकार की व्यवस्था लाई गई। भूमि सुधार व्यवस्था कहा जाता है, जैसे कि नई भूमि राजस्व, भू राजस्व भी कहेंगे तो भी दिक्कत नहीं, भू राजस्व प्रणालियां, जिसमें प्रणाली 3 प्रकार की है, स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, जो देश के अन्य अन्य भागों में चल रही थी। इससे भी आम जन को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही फायदा हुआ। उसके अलावा यहाँ पे जो जमींदार थे, लोकल जमींदार, छोटे राजा, इन सब की जो स्वायत्तता थी, स्वायत्तता, इसको छीन लिया गया। इस कारण से आर्थिक तौर पर भी इसने भारत को कमजोर कर दिया। वह धन के बहिर्गमन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के बुक में भी लिखा है कि जो भारत की गंगा का धन है वो लंदन की टेम्स नदी में बहाया जा रहा है। इसका सीधा सा संबंध यही था कि भारत से जो भी आर्थिक धन उत्पादन हो रहा है आर्थिक तौर पे, उसे ब्रिटिश अपने देश में ले जा रहे हैं। ठीक है, इस कारण से आर्थिक असंतोष उत्पन्न हुआ। अब हम बात करते हैं धार्मिक व सामाजिक की। धार्मिक तौर पे देखें तो धार्मिक कारणों में सबसे पहला कारण यह आता है कि भारतीयों के जो लोकल वर्चुअस थे, मतलब कि उनकी जो रिचुअल्स थे, उनकी जो प्रथाएं थे, उन पर वार कर रहे थे। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित कर रहे थे, विधवा पुनर्विवाह। उसके अलावा बाल विवाह को प्रतिबंधित कर रहे थे, बाल विवाह प्रतिबंधित कर दिया था। उसके अलावा ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश हो चुका था, ईसाई मिशनरियों का प्रवेश। इसके अलावा
जो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश, आपस में लड़ाने की प्रयास भी किए। अब हम बात करते हैं सैनिक कारणों की। सैनिक कारणों में सबसे ज्यादा जो प्रमुख कारण थे वो ये था कि जो हिंदू सैनिक थे वे दाढ़ी हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक थे सेना में, जो दाढ़ी रखना चाहते थे, लेकिन सेना में आने के बाद उन्हें दाढ़ी रखने से मना कर दिया गया। तो दाढ़ी रखना वर्जित। और सेना में जो कर्मचारी या अधिकारी जो शामिल होते थे उन्हें जबरदस्ती विदेश भेजा जाता था समुद्र पार, ट्रेनिंग के लिए कहें या फिर जानबूझकर। लेकिन उनसे भारतीयों में ये मान्यता थी उस समय कि समुद्र पार जाना उनके लिए आराम है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें भेजा जाता था जिनसे उनके धर्म की आस्था पर चोट पड़ रही थी। इसलिए समुद्र पार भेजा जाना। उसके अलावा हम बात करें जैसे कि 1854 में डाक विधेयक आया, डाक विधेयक, जिसमें जो सेना के कर्मचारी थे, सैनिक थे, उनके जो डाक भेजे जाते थे अपने परिवार वालों को, उन्हें वो भेजने से मना कर दिया गया इस डाक अधिनियम के द्वारा। इससे सैनिकों में काफी असंतोष व्याप्त हुआ, क्योंकि वो साल भर वैसे ही घर से बाहर रहते थे और उसके बाद भी उन्हें डाक भी नहीं भेजने दिया जा रहा था। तो इस व्यवस्था से सैनिक काफी ज्यादा नाराज हो गए। अब हम बात करते हैं इसके अलावा सेना में और क्या हुआ था। तो सैनिक विद्रोह जो तात्कालिक कारण में आएंगे, जैसे कि कुछ अफवाहें फैल गई थी कि आटे में हड्डी का चूर्ण मिलाया जा रहा है। हम देखते हैं तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण मंगल पांडे नाम का जो सैनिक था, सबसे पहले जो मेरठ छावनी थी और बैरकपुर छावनी थी, बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में, वहां पे क्या अफवाह फैली कि जो आटे में हड्डी का चूर्ण मिला के दिया जा रहा है और उसके अलावा जो पुरानी ब्राउन बेस बंदूक थी उसके बदले नई एनफील्ड बंदूक लाई गई, जिसमें कारतूस को भरने के लिए मुंह से उसका कवर हटाना पड़ता था, जो कि चर्बी युक्त होता था। ऐसी अफवाह थी कि वो जो जिस चर्बी से बना है वो सुअर और गाय की चर्बी का बना है। चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, कारतूस का प्रयोग। अब जो चर्बी है वो किस किस की है? गाय और सुअर। गाय का मांस हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है और सुअर का मांस मुस्लिमों के लिए हराम है। इस कारण से भी सैनिकों में असंतोष व्याप्त हुआ, उनके धर्म की भावना पर चोट पहुंची। उसके अलावा जो दूसरा कारण था, इसी बात को लेकर जब मंगल पांडे नामक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया, तो उसने अपने जो सुप्रिटेंडेंट थे उनको गोली से उड़ा दिया। उसके बाद 29 मार्च को उन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद जब विद्रोह की आग आगे पहुंची, मेरठ में 6 मई को जब विद्रोह किया सैनिकों ने, तो उनके हथियार जब्त कर लिए गए। हथियार जब्त और भारतीय सैनिकों को जेल में बंद किया जाने लगा। भारतीय सैनिकों को जेल हो गई। उसके बाद क्या हुआ? भारतीय सैनिकों को जेल हुई। फिर उसके बाद 10 मई को सैनिकों ने मेरठ में व्यापक रूप से विद्रोह कर दिया। मतलब जेल को तोड़ दिया, हथियार लूट लिए और वहां पे अपना कब्जा कर लिया। अब उसके बाद हम बात करते हैं विस्तार पर। इस आंदोलन का विस्तार कैसे हुआ? अब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के विस्तार की। विस्तार में हम दो प्रकार से देखेंगे, एक प्रारंभ और वास्तविक विस्तार। प्रारंभ में इस क्रांति का प्रारंभ आखिर हुआ कहां से, ये देखते हैं। तो जनवरी 1857 में
सबसे पहले ये जो क्रांति है वो स्टार्ट कहाँ से हुई, तो ये हुई दमदम से। दमदम जो उस टाइम बंगाल का हिस्सा था, वर्तमान में ये जो हिस्सा है ये बांग्लादेश उस टाइम भारत का हिस्सा था, और ये जो पाकिस्तान है ये भी भारत का हिस्सा था। दमदम यहाँ पे, बैरकपुर यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे मेरठ और यहाँ पे दिल्ली, ये आंदोलन का चरण रहा। अब इसको समझते हैं कैसे। सबसे पहले जनवरी 1857 में दमदम में छोटा सा विद्रोह हुआ। फिर उसके बाद फरवरी बैरकपुर, पहले बहरामपुर, यहाँ पे एक जगह है बहरामपुर ये है, और बैरकपुर यहाँ पे है, ठीक है। तो बहरामपुर, फिर उसके बाद 29 मार्च को 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, जहां के 34वीं इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत कर दी और अपने सीनियर को गोली मार दी, ठीक है। उसके बाद इनको हो गई फांसी। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो अगला आंदोलन का चरण, जैसे कि हमने पिछले कारणों में देखा था, कहां स्टार्ट हुआ, 10 मई को ये विद्रोह 10 मई 1857 को ये स्टार्ट हो गया मेरठ में, जहां पे हो गया व्यापक रूप से सैनिक विद्रोह। ये चरण काफी महत्वपूर्ण व बड़ा था। लेकिन बात करें यहाँ पे इस चरण में थोड़ी सी खामी क्या रही, तो 10 मई 1857 को ये जो सैनिक विद्रोह अचानक चालू हुआ, बल्कि इसके पहले जो व्यापक रूप से आंदोलन को शुरू करने की जो डेट निश्चित की गई थी वो 31 मई रखी गई थी। लेकिन किन्हीं कारणों से सैनिकों ने यहाँ 10 मई को ही विद्रोह कर दिया। इस कारण से आगे आने वाले समय में पूरे देश में जो विद्रोह है वो एक साथ संभव नहीं हो पाया। अब हम बात करते हैं वास्तविक विस्तार की। ये मैप में जो दिखाया गया है दमदम, बहरामपुर, बैरकपुर, मेरठ और दिल्ली। अब हम बात करते हैं इसके वास्तविक विस्तार की। तो 10 मई इसकी पहली डेट है 1857 को, कहां पे, मेरठ में। अब इसके बाद अगली डेट कौन सी है, 11 मई। यहां से जो भी यहाँ के जो सैनिक थे मेरठ के, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे विद्रोह किया और यहाँ पे अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद इन्होंने कूच की दिल्ली, 11 मई को ये पहुंच गए दिल्ली में। फिर 12 मई को इन्होंने दिल्ली पे अधिकार कर लिया, दिल्ली पे अधिकार, दिल्ली जीत ली भैया, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया इन्हें, दिल्ली जीतने के बाद वहां पे जो मुगल बादशाह थे, जो कि पूरे देश की एक आम राय थी कि ये मुगल के अंतिम शासक हैं और देश में एक मत पे इन्हें लोग मान सकते हैं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, इन्हें देश का शासक नियुक्त कर दिया, घोषित कर दिया, भारत का शासक, और विद्रोहियों का नेता भी इन्हें स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद बात करें हम वास्तविक नेतृत्व कौन कर रहा था इसका, क्योंकि जो बहादुर शाह जफर द्वितीय हैं ये तो काफी बूढ़े हो चुके थे, इनके मतलब नाम इनका था लेकिन वास्तविक नेतृत्व इनका नहीं था। जो इनके सेनापति थे वास्तविक नेतृत्व वो कर रहे थे, वास्तविक नेतृत्व सेनापति वक्त था। वक्त खां द्वारा
जो वास्तविक नेतृत्व है वो किया जा रहा था सेनापति बख्त खां के द्वारा। अब हम बात करते हैं इसके परिणाम की। ये हो गया असफल। अभी हमें असफलता के कारण भी देखने हैं। वास्तविक विस्तार में हमने देखा प्रारंभ सबसे पहले जनवरी 1857 में दमदम पश्चिम बंगाल नहीं था, बंगाल से प्रारंभ हुआ। फरवरी 1857 में बहरामपुर में हिंसा हुई। फिर उसके बाद 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे। फिर उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रोह हो जाता है। फिर हम बात करते हैं वास्तविक विस्तार की। जो ये आंदोलन का चरण है धीरे धीरे कहां पे वास्तविक रूप लेता है। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जेलों को लूट लिया, हथियार शस्त्रागार सब लूट लिए। उसके बाद ये आ गए 11 मई को दिल्ली। 12 मई को इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल बादशाह जो थे अंतिम बहादुर शाह जफर द्वितीय उन्हें देश का शासक घोषित कर दिया। और उनका जो वास्तविक नेतृत्व कर रहे थे वो बहादुर शाह जफर के सेनापति बख्त खां कर रहे थे। अब बात आती है कि असफलता के कारण आखिर क्या रहे, देखते हैं। अब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के असफलता के क्या क्या कारण रहे। सबसे पहले इनका कारण रहेगा सीमित संसाधन। सीमित संसाधन, उसके बाद नेतृत्व का अभाव, पहले हम पॉइंट नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सीमित संसाधन, नेतृत्व का अभाव, संपूर्ण देश में नहीं हुआ। उसके अलावा जो भारतीयों का समर्थन है, भारतीयों का समर्थन में हम दो प्रकार से देखेंगे। जमींदार वर्ग, शिक्षित वर्ग। इसके अलावा जो कारण रहे इनके उद्देश्य की अस्पष्टता, और इसके अलावा एक पॉइंट हम और ऐड करेंगे इसमें, इसका स्वरूप, ये जो इसमें आ गया जैसे सीमित स्वरूप। सीमित संसाधन में सेना, शस्त्र। आइए हम देखते हैं इन पॉइंट्स को डिटेल में। सबसे पहले जो असफलता के कारण है उद्देश्य की अस्पष्टता। इसमें जो विद्रोही थे उनका कोई स्पष्ट उद्देश्य ही नहीं था, क्योंकि मेरठ से जो सैनिक भागकर आए थे उनका उद्देश्य सिर्फ एक क्षेत्र को अंग्रेजों से मुक्त कराना था। उसके अलावा जैसे कि कानपुर में नाना साहेब थे और लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, ये लोग जो लड़ रहे थे, या झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, ये लोग सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे कि इनका जो शासन है ये इनके अंतर्गत रहे, ना कि ये संपूर्ण भारत को एक होलिस्टिक नजर से देख रहे थे कि इस पर अंग्रेजों का शासन नहीं होना चाहिए। ये लोग सिर्फ अपने हित के बारे में या अपने राष्ट्र मतलब अपने क्षेत्र विशेष के बारे में लेकर चल रहे थे कि हमारा क्षेत्र सुरक्षित रहे, अन्य से हमें मतलब नहीं है। इस प्रकार की जो भावना थी उसके कारण इसे उद्देश्य की अस्पष्टता झलकती है। उसके अलावा हम बात करते हैं सीमित संसाधनों की। तो सीमित संसाधनों में सबसे पहले इनके पास कोई संगठित सेना नहीं थी। उसके अलावा इनके पास कोई विशेष शस्त्र उपलब्ध नहीं थे, जैसे कि अंग्रेजों के पास आधुनिक गन थी, हथियार थे, गोले थे, वहीं भारतीयों के पास डंडे, लाठी, इन सब से उन्होंने ये लड़ाइयां लड़ी। उसके बाद हम बात करते हैं नेतृत्व की। नेतृत्व का जो एक अभाव इस प्रकार देखा जा सकता है कि जो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे उनको नेतृत्व तो सौंप दिया गया, लेकिन वो नेतृत्व लेने के लिए तैयार तो थे नहीं उन्हें, लेकिन जबरदस्ती नेतृत्व सौंपा गया। उसके बाद उन्होंने मजबूरन सभी देश के मतलब जो देश के छोटे छोटे राजाएं थे उन लोगों को पत्र व्यवहार किया कि आप हमारा समर्थन करें, हम देश में ये करेंगे, अंग्रेजों को भगाएंगे। लेकिन वो नेतृत्व में वो ताकत नहीं थी, वो पावर नहीं था, जिसके कारण कि इस आंदोलन को एक विशाल रूप दिया जा सके या अंग्रेजों पे दमन किया जा सके। उसके बाद संपूर्ण देश में नहीं था, सीमित स्वरूप, मतलब कि जैसा मैंने आपको अभी बताया था मैप में
ये जो इसका कुछ स्वरूप था, ये यहां से लेके इस एरिया में था, ये इतने एरिया में। दक्षिण में इसका कोई प्रभाव नहीं था, उत्तर में कुछ प्रभाव नहीं था। उत्तर पूर्वी राज्यों और ये गंगा के मैदान को देख लिया जाए तो केवल इन क्षेत्रों में ही इस जो क्रांति थी 1857 की, उसका प्रमुख प्रभाव रहा। उसके अलावा जो छोटे मोटे जनजातीय विद्रोह पहले हुए थे, लेकिन इस समय 1857 की क्रांति के समय इस क्षेत्र का ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसके अलावा जो भारतीय थे, भारतीयों में दो कैटेगरी है, भारतीयों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? जो जमींदार वर्ग था, इसमें आएगा समस्त नहीं, कुछ भारतीयों का, जो कि एक प्रमुख वर्ग थे, शिक्षित वर्ग, जो अपने आप को काफी एजुकेटेड मानते थे, विदेश से पढ़कर आए थे, लेकिन उन्होंने इस समय में विद्रोही क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, अपितु उनके विरोध में खड़े हो गए। पुलिस का साथ दिया कि ये लोग विद्रोह कर रहे हैं, कहीं कुछ तोड़ रहे हैं, अंग्रेजी मिशनरियों को तोड़ रहे हैं, इसमें उन्हीं का साथ दिया, ना कि भारतीयों का। उसके अलावा जो जमींदार वर्ग था, जमींदार वर्ग भारत में अंग्रेजों, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऐसा तबका था जो उनकी हर समय मदद करने को तैयार था। मतलब यदि दुश्मन भी आ जाए तो वो अपने घर वालों को छोड़ के अंग्रेजों की मदद करें, ऐसे ये वर्ग था जमींदार वर्ग। इन्होंने 1857 की क्रांति में जरा भी योगदान नहीं दिया, बल्कि इस प्रकार योगदान दिया कि भारतीयों को नुकसान ही हो। अब हम बात करते हैं कि 1857 की क्रांति के आखिर परिणाम क्या क्या हुआ। तो परिणाम में देखें हम, तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इससे शासन छीन लिया गया और क्राउन को सौंप दिया गया। उसके अलावा सेना में जो अनुपात पांच सैनिक पे पहले एक सैनिक था, वो अब बदल के 2 सैनिक पे 1 सैनिक हो गया था। 5 भारतीय पे 1 अंग्रेज सैनिक होता था, अब 2 भारतीयों पे 1 अंग्रेज सैनिक होने लगा। उसके अलावा बात करें और क्या क्या बदलाव हुए, तो जो डलहौजी की हड़प नीति थी, डलहौजी की हड़प नीति, इसे तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया। और जो एक नया पद है भारत सचिव, इसका सृजन किया गया। इसकी 15 सदस्यीय मंत्रिपरिषद बनी। सदस्य। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत का पहला वायसराय भी बना। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि और क्या क्या हुआ। तो मुगल, जो कि मुगल वंश का शासन खत्म कर दिया गया हमेशा के लिए। उसके अलावा जो लोकल राजा थे, छोटे राजा, उनका वैसे का वैसे रखा गया। जो भी उनकी स्थिति थी वो यथा स्थिति उन्हें बहाल कर दी गई। उसके अलावा हम बात करते हैं, ये हो गए कुछ परिणाम। सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन लेके क्राउन ताज के हाथों में दे दिया गया। और सेना में अनुपात जो 5 भारतीय सैनिकों पर 1 अंग्रेज सैनिक का होता था, वो 2 भारतीय सैनिकों पर 1 अंग्रेज सैनिक का कर दिया गया। डलहौजी की हड़प नीति, जिसके कारण ये असंतोष इतना ज्यादा उग्र हुआ था, वो खत्म कर दी गई। भारत सचिव के पद का सृजन किया गया, जिसमें 15 सदस्यीय मंत्री परिषद होती थी। उसके अलावा उस समय भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जो आगे वायसराय बने। फिर छोटे राजाओं का अस्तित्व वैसा का वैसा रखा गया। मुगल वंश को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। ये है 1857 की क्रांति के कुछ परिणाम। अब हम बात करते हैं परिणाम के बाद कुछ प्रमुख विचारों की, जो कि 1857 की क्रांति से जुड़े हुए हैं। वो कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो साथ हम देखते हैं क्षेत्र, शासक, दमन और उसके परिणाम। तो जो 1857 की क्रांति के जो विशेष क्षेत्र थे, उनमें से प्रमुख है दिल्ली। दिल्ली में जो शासक थे वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। इनका दमन किसने किया? हडसन और निकोलसन ने। क्योंकि बहादुर शाह द्वितीय जो थे उतने मजबूत शासक थे नहीं,
और ज्यादा नहीं 1857 के अंत तक ही इनका दमन कर दिया गया था हडसन व निकोलसन के द्वारा। वह दिल्ली से इन्हें निष्कासित करके रंगून भेज दिया गया, जहां पे 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। वहीं बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। इनके बारे में यह धारणा है कि ये खुद ही हाथी घोड़े पर निकल जाती थी दुश्मनों से युद्ध करने के लिए। इनका जो दमन किया कैंपबेल ने किया, और ऐसी धारणा है कि ये युद्ध के पश्चात नेपाल चली गई। और कानपुर से इस आंदोलन का नेतृत्व किया नाना साहेब, जिनका घर का नाम दोदू पंत भी था। इन्हें ये बाजीराव द्वितीय जो थे मराठा, उनके दत्तक पुत्र थे। कैंपबेल ने इनका दमन किया। उसके बाद बात करते हैं झांसी की। झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई। इन्होंने कहा था, एक नारा दिया था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और झांसी की रानी जो इनके पति थे गंगाधर राव, इनकी विधवा थी झांसी की रानी। उसके बाद जो इनका दत्तक पुत्र था दामोदर राव, इन्हें राजा बनाने के लिए झांसी की रानी ने ये लड़ाई लड़ी थी। और सर ह्यूरोज ने झांसी की रानी के जो विद्रोह था उसका दमन किया था। और सर ह्यूरोज का एक कथन भी फेमस है कि इन सारे लोगों में एकमात्र मर्द झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। उसके अलावा हम बात करते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर से तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व किया। तात्या टोपे ने पहले नाना साहब की मदद की, उसके बाद ग्वालियर में इन्होंने गुरिल्ला पद्धति से कई दिनों तक युद्ध किया, लेकिन एक मित्र मानसिंह ने विश्वासघात करके इन्हें पकड़वा दिया, जिस कारण इन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई। इनका दमन भी सर ह्यूरोज के टाइम पर ही हुआ। अब बात करते हैं बिहार में एक जगह है जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह का नाम काफी प्रसिद्ध है। उन्होंने वहां पे आंदोलन का नेतृत्व किया, और इनका सबसे प्रमुख बात यह है कि इन्होंने सर्वाधिक विजय 1857 के टाइम पे जो सर्वाधिक विजय हासिल की बाबू कुंवर सिंह ने हासिल की। और अपने क्षेत्र जगदीशपुर के अलावा ये उत्तर प्रदेश के जो एरिया है आजमगढ़ तरफ, वहां भी जाकर के इन्होंने विजय हासिल की। बेसिकली बाबू कुंवर सिंह एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करते थे, और अपनी जमींदारी को वापस पाने के लिए उन्होंने विद्रोह इतना बलपूर्वक लड़ाई लड़ी। बात करते हैं इलाहाबाद में लियाकत अली के नेतृत्व में विद्रोह लड़ा गया। इसका दमन जनरल लील द्वारा कर दिया गया। अब हम देखते हैं प्रमुख विचारकों द्वारा क्या क्या विचार प्रस्तुत किए गए हैं, कुछ भारतीय व कुछ विदेशी विचारकों द्वारा। अब हम देखते हैं प्रमुख विचार, जो कि कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है और मेंस में आंसर राइटिंग में इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। कुछ प्रमुख विचार 1857 की क्रांति के बारे में जो कुछ भारतीय विचारकों द्वारा और कुछ विदेशी विचारकों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। बात करते हैं भारतीय विचारकों द्वारा, तो वीटी सावरकर ने कहा है यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वहीं बात करें आधुनिक भारत के जो महान लेखक हैं उनमें से एक है बिपिन चंद्रा। 1857 का संग्राम विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था, ये कहा है बिपिन चंद्रा। उसके अलावा जो उस समय आरसी मजूमदार थे, वे इस आंदोलन से काफी खिन्न थे, मतलब इस पर उन्होंने पुस्तक लिखी है बाद में। उन्होंने कहा ना ही प्रथम, ना ही स्वतंत्रता और ना ही राष्ट्रीय आंदोलन था 1857 की क्रांति। उसके बाद बात करते हैं विदेशियों ने इसके बारे में क्या विचार रखे हैं। लॉरेंस एवं शीले ने कहा है यह एक सैनिक विद्रोह था, और रीज ने कहा है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। उसके अलावा टी.आर. होम्स ने कहा है बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य युद्ध था। राष्ट्रीय विद्रोह, बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य युद्ध की बात करें तो उनका कहना था कि भारतीय जो है वो बर्बर हैं, वह अंग्रेज जो है वो सभ्य हैं, इसलिए उनके मध्य युद्ध हुआ। अपनी सभ्यता को, मतलब अंग्रेजी अच्छी बेहतर सभ्यता को नष्ट करने के लिए बर्बर लोगों ने युद्ध कर दिया। इस प्रकार का कहना था टी.आर. होम्स का। उसके बात करते हैं बेंजामिन डिज़रायली ने क्या कहा है, इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। वहीं बात करते हैं जॉन ब्रूस नॉर्टन ने इसे नागरिक विद्रोह कहा है। तो ये कुछ थे प्रमुख विचार। और 1857 की क्रांति के बारे में एक बेसिक आपका कंप्लीट हो गया। हमने स्टार्ट किया था कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसके बाद इसका स्वरूप देखा, फिर इसके कारणों में हम गए, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सैन्य कारण और तात्कालिक कारण। उसके बाद हमने इसका विस्तार देखा, उस विस्तार में हमने इसका वास्तविक विस्तार देखा, फिर असफलता के कुछ कारण, प्रमुख कारणों को गौर किया, फिर हमने इसके परिणाम देखे कि आखिर इसके परिणाम हुए क्या क्या। उसके बाद क्योंकि ये क्रांति असफल हो गई और इसके बाद अगले आने वाले 90 वर्षों के लिए भारत फिर से अंग्रेजों का गुलाम हो गया। लेकिन उसमें क्या क्या प्रमुख विचार रहे ये हमने देखा कि किन किन क्षेत्रों से किसने नेतृत्व किया, क्या क्या दमन हुआ, किस किसने क्या क्या कहा,
ये थे 1857 की क्रांति का परिचय। धन्यवाद।